नमस्कार मित्रों, आपका कथा सीकर चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है और आज हम यशपाल की कहानी पर्दा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़की के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की ना हो सकी। 30-40 रुपये माहवार के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने ज़माने की याद कर कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी साहब फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर भी जगह कम ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वो मोड़े पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। बैठक न रहने पर भी घर का ख्याल था, इसीलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए। इस समस्या का हल यह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की जो रंगीन दरियाँ थीं, एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न पढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है ही क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबें, कापियाँ और नक्शों के रुपए ही नहीं बचते। चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेदपोश खानदान की इज्जत का पास तो था ही। मजदूरी दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थीं। वह चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली में बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सब्जी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर न्यागनरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे और सफ़ेदपोश थे। सिर्फ उनके ही ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक किसी कामकाज से बाहर निकल और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था।
पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा को लिवा ले जाने के लिए आया ही नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट भी होती है। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते थे और फिर चीज़ के घर लौटाने की संभावना रहती ही नहीं थी। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटकता पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की खींच खाच या बेरद हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बरस कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया है और वह अभी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए तो। मोहल्ले में सफ़ेदपोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर भी पर्दा ही तो आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी से किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मुल्ले वालों ने देख चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी को क्यों ख़राब करते हो, बाज़ार से लाकर कोई टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी का ही तो पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। कुर्ता पायजामे में जेब पैबंद संभालने की जब ताव न रह गई तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा ज़रूरी हो गया था। पर क्या करें, लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ न हो तो गरीब का एकमात्र सहायक होता है पंजाबी खाना। रहने की जगह भर देखकर ही वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खान को रोज़गार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मज़दूर और कभी कभी रमज़ानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली से कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बचाव में भी आना पड़ा था।
खान को तो वे एकदम शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उनको उन्हीं की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान को किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फाफा करने पर भी किसी तरह वे किस्त तो दे दिए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाहिए और अगले महीने 1 को सवा देने का वायदा कर चला गया। खान मान गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पथ्य के लिए उसे गेहूं की रोटी देना बहुत ज़रूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपए का सिर्फ 1.25 से। बीमारी का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए जी मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही न थी। बाजार में तांबे का नाम ही रह गया था। नाहिक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये ही हिसाब में हाथ में आए। बच्चे पिछले हफ्ते से लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते तो कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा भर के पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपये में से 1.25 रुपये खान के हाथ में रख देने की हिम्मत चौधरी को तो न हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी लेकर वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए दृश्य से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखते हो, खैर करना। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही सब रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राया। अलबत्ता चोर के परदेश में पड़ा है, ऐसा रुपया चोर देगा का वास्ता। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कत्ल कर देगा। पाँचवें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले हफ्ता भर भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल की छुट्टी पर भी खान चौधरी पीर बख्श के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दो, 1 रोज़ के लिए दे दो, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। अरे मियाँ पैसे कहाँ हैं इस ज़माने में। उत्तर मिला, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ जाता है। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटकी दरी के पर्दे को डंडे से ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीके बार बार खुदा की कसम यकीन दिलाने पर चौधरी बाहर गए हैं, रुपए लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बच्चा, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आएगा, रुपया लेकर जाएगा। हमारा रुपया का हराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी कड़क गई और वह बिल्कुल निस्वस्थ हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला एकदम खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का निर्जीव शरीर
निश्चेत न रह सका। वे उठकर बाहर आए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते छिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ दी और मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकाल लिया। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने की बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस से मोची मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो क्यों लिया? तनख्वाह किधर में जाता है? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खांच खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर लटका ये शरीफ ज़्यादा क्यों बनाता है? तुम अपनों बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी तो दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खुदा की कसम से दुआ मांगकर कसम खाई, घर में पैसा भी नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतारकर बेच दे। खान और भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा, तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटकी दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताव न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देख लिया। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे की दूसरी ओर चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताव न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी होकर कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। यह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनकी 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा, ला हौल बिला, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। और मित्रों, इस तरह इस कहानी का समापन होता है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आगे आने वाली नई वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें।